हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप अगर फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है 2023 में। और इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जो एग्ज़ाम्स होते हैं, नेट जेआरएफ पीएचडी से संबंधित सेट एग्ज़ाम हो गया, आपका डीएसएसबी वगैरह, इससे रिलेटेड जो आपकी तैयारी है वो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम थ्योरी के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज है, वो भी सॉल्व कराते हैं। और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम क्विज़ेस भी कराते हैं, तो वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो मैंने अपने बारे में आपको बता दिया है। चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो लास्ट वीडियो हमने डाली थी उसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, जो कि आप लोगों के लिए मैंने कहा था कि आप उसको आंसर करिएगा, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना था। आपको बताना था कि इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, है ना। कुछ आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिए गए हैं जो सोशल वर्क से रिलेटेड है। आपको आंसर बताना था कि असेंडिंग ऑर्डर में कि ये कौन सा जो इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन या जो भी आप कह रहे हैं स्कूल सोशल वर्क का, वो सबसे पहले कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था, ये हमें बताना था, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका आया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हमें पता है 1936 में, ठीक है। तो अब यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आया था 1946 में दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। फिर इसी प्रकार से बाकी आपके जो इंस्टीट्यूट है वो आया था, जैसे विद्यापीठ है आपका 1947 में, ठीक है। तो इसी प्रकार से सब कुछ आपका होगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पे आपको मैच लिस्ट कराना है। कुछ थीरीज दी गई हैं और उनके प्रोपोनेंट दिए गए हैं, या जो लोग कह सकते हैं जो उस थीरी को सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब आपको यहाँ पे मैच कराना है कि कौन सी थीरी किसने दी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सोशल लर्निंग थ्योरी बहुत फेमस है। इसको किसने दिया था? ये थे अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, इन्होंने दिया था, ठीक। उसके बाद आपका आता है ट्रांसपर्सनल थ्योरी, इसको दिया था कार्ल जुंग ने, ठीक है। इसके बाद आपका आता है साइकोडायनेमिक थ्योरी, जिसे दिया था सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है। और फिर आता है साइकोसोशल थ्योरी, जिसे दिया था एरिक्सन ने। ये हमारा इस प्रकार से आंसर देख लेते हैं। ए का फर्स्ट कहाँ पे आपको दिख रहा है? ये सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए, मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बताती हूँ कि आपका क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका भी आपको पता चलता रहेगा कि कैसे आपको टाइम बचाना है। इस बार तो सीबीटी मोड होने वाला है, तो आपके पास आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि टिक करना होगा बस। लेकिन फिर भी हमें अपना फर्स्ट पेपर में हमारे पास रीजनिंग वगैरह होती है, उसके लिए टाइम हमें सेव करना है, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन से ये हो जा रहा है, ठीक है। फिर भी मैच कराने के लिए आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। चलते हैं, हमारा ये राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट। अब चलिए कुछ थ्योरीज के बारे में भी जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सिस्टम थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। सिस्टम थ्योरी जो है इसे यूरी ब्रोफेनब्रेनर जो थे उन्होंने दिया था। कब दिया था? 1970 के जो दशक में इन्होंने दिया था, 1970 के दशक में, ठीक है। और इनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति जो होता है वो एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटर रिलेटेड फैक्टर्स के साथ मिलके मतलब वो रहता है। ये थ्योरी मतलब इस पर आधारित है कि एक पर्सन है, उसका जो चारों तरफ का जो वातावरण है ना, सराउंडिंग्स जिसे बोलते हैं, वो उसके अंतर्गत रहता है और उसी में रह के वो जो सामाजिक मतलब सोशल और सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल चीज़ें जो है वो उसके अंदर ही चीज़ों को सीखता है, समझता है, और उसके जो व्यक्ति का जो विकास होता है, पर्सन जो होता है, वो उसी तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के तहत होती है। ये कहते हैं कि जो सिस्टम है
उसके अंतर्गत जो व्यक्ति है उसका डेवलपमेंट होता है, और अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं वो उसमें अपना जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है, वो फैक्टर्स निभाते हैं। ठीक है, अब इसको हम और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसके सिस्टम्स को भी समझेंगे। ठीक है, और जो इंडिविजुअल है यहाँ पे वो इस सिस्टम के तहत ही अपने आप को डेवलप करता है। एक इकोलॉजिकल लेवल होता है या सिस्टम होता है, उसमें जो व्यक्ति है वो चीज़ों को सीखता है, समझता है, और उसका डिसीजन मेकिंग वगैरह उसी पे निर्धारित होता है कि वो किस तरीके का व्यक्ति बनेगा और क्या बनेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले माइक्रो सिस्टम की। माइक्रो सिस्टम क्या है? अब देखिए, हिंदी लर्नर्स को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। जो चीज़ें लिखी गई हैं वो मैं समझाऊंगी भी, तो बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, और आप एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि जो ये सिस्टम्स के नाम दिए गए हैं आप इसको इंग्लिश में ही याद करो, क्योंकि देखिए अगर ये सिस्टम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको अगर पेपर में भी आएगा ना तो इसी तरीके से बस इसको हिंदी में लिख दिया जाएगा माइक्रो सिस्टम। तो इससे अच्छा आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे तो आपके लिए समझना और सॉल्व करना क्वेश्चन को आसान हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? जो सूक्ष्म होता है। ठीक है, सबसे छोटा जो है आपका। तो माइक्रो सिस्टम में क्या आएगा? एक बच्चा है मान लीजिए, तो उसका माइक्रो सिस्टम क्या होगा? जो उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, जो उसका मतलब सबसे नज़दीकी कह सकते हैं, जो आपका वातावरण होता है। वातावरण मतलब चारों तरफ जहाँ पे वो बच्चा रह रहा है। ठीक है, तो सबसे इमीडिएट में क्या आता है? सबसे पहले बच्चा किससे इंटरेक्ट करता है, किन के साथ रहता है? वो है उसकी फैमिली। ठीक है, फैमिली में रहता है बच्चा। ठीक, सबसे ज़्यादा कन्वर्सेशन उसका हो रहा है, उसका इंटरेक्शन हो रहा है उन लोगों से, है ना, डेली बेसिस पे अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक, अब वहाँ से वो सारी चीज़ें उसकी जो होती है फैमिली से वो चीज़ों को सीख रहा होता है। इसके अलावा स्कूल है, स्कूल में देखिए वो डेली बेसिस पे अपने फ्रेंड्स से मिलता है, टीचर से मिलता है ना, अपने क्लासमेट्स से मिलता है। तो वो क्या है? वो उसका स्कूल उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट हो गया। इसके अलावा उसके फ्रेंड्स जो उसके दोस्त हैं वो हो जाते हैं उसके इमीडिएट इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये माइक्रो सिस्टम होता है। अब माइक्रो सिस्टम में जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम बिताएगा वहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखने के चांसेज होते हैं ना, और उसका जो डेवलपमेंट है उसी तरीके से होता है। अब फैमिली जिस टाइप की होगी, अगर कोई फैमिली है वहाँ पे सब लोग बहुत प्यार से रह रहे हैं ना, केयरिंग है, एक दूसरे का बहुत देखभाल कर रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो उस बच्चे का पर्सनालिटी जो डेवलप होगा वो केयरिंग नेचर का होगा, और फिर उसी तरीके से उसके अंदर डिसीजन मेकिंग वगैरह जो है उसकी उसी पे निर्भर करेगी। वहीं कहीं बच्चा है जिसके फैमिली में क्रिमिनल्स है कोई, या फिर बहुत ज़्यादा मारपीट झगड़ा ये सारी चीज़ें हो रही है ना, वायलेंस है, तो बच्चा वो उसी तरीके से डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो माइक्रो सिस्टम ये हो जाता है। फिर आता है आपका मेजो सिस्टम। मेजो सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है? जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जैसे कि हम कह सकते हैं ये हो गया आपका फैमिली, और ये हो गया आपका स्कूल बच्चे का। ठीक है, अब इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा उस पर क्या डिपेंड करता है कि जो बच्चा है उसका क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और उसके डिफरेंट माइक्रो सिस्टम्स के इकोलॉजिकल सिस्टम जब मिलते हैं तो वो जो रिलेशनशिप के आधार पे जो बच्चे पे जो असर पड़ेगा वो डेवलप उसका किस प्रकार से होगा, क्या विशेषता होगी उस बच्चे के डेवलपमेंट में। यहाँ बच्चा मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा समझने के लिए आसानी आपके लिए यही है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वही सारे जो होता है वो आगे जाके इंडिविजुअल एक एडल्ट बनता है, तो उसको उसकी ये चीज़ें बचपन से ही वो सीख रहा होता है ना, उसका डेवलपमेंट शुरू से हो रहा है, तो उसके साथ उसके जो कनेक्शंस हैं, जो उसका माइक्रो सिस्टम में जो सिस्टम या जो भी बाकी के सिस्टम्स हैं, वो वहीं से चीज़ों को सीख कर और उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो माइक्रो सिस्टम जब मिलते हैं तो दो माइक्रो सिस्टम मिलते हैं तो वो मेजो सिस्टम बनता है। ठीक है, और यहीं से वो बच्चा जो है उसका इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट है वो इनके रिलेशनशिप पे निर्भर करता है। अगर स्कूल में बच्चे को अप्रिसिएट किया जा रहा है और उसके फैमिली मेम्बर्स के सामने उसको अप्रिसिएट किया जा रहा है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो क्लास में बहुत अच्छे से रहता है, तो वो बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक जब मिलता है, फैमिली को मिलता है, तो फैमिली की तरफ से अप्रिसिएशन मिलता है बच्चे को स्कूल की तरफ से, तो वो जो होगा बच्चा वो हेल्दी पर्सनालिटी के साथ अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट उसका होगा, है ना। और उसी का फिर उल्टा भी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो सिस्टम क्या है, मेजो सिस्टम क्या है। ठीक, फिर आपका आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या होता है? ये लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की जाती है, जैसे कि आस पड़ोस हो गया बच्चे का, है ना, कम्युनिटी हो गया, जिस कम्युनिटी में वो रहता है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। वहाँ से बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, लोगों को देखता है, समझता है कि किस बिहेवियर को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसको कम्युनिटी या सोसाइटी आस पड़ोस के लोग जिसकी बुराई कर रहे हैं, जिसको कहने की ये अच्छी आदत नहीं है ना? तो वो चीज़ें बच्चे वहाँ से सीखते हैं, उनके आस पड़ोस में किस तरीके की घटनाएँ घटित हो रही हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं उस व्यक्ति के डेवलपमेंट में वो अपनी मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बच्चा यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो जैसे मोरल्स हो गए हैं ना, सोसाइटी के, कम्युनिटी में जो उसके जो वैल्यूज़ चले आ रहे हैं, जो उसके आस पड़ोस में जो चीज़ें हो रही हैं, वो इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट करेंगी, ठीक है। डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट में आपका माइक्रो सिस्टम्स में ही आता है वो, ठीक है। और 2 माइक्रो सिस्टम में जो सिस्टम बन जाते हैं, और एक जो सिस्टम को हमने भी समझ लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर आपका आता है मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम क्या है? मैक्रो सिस्टम ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसका लेवल और अप हो जाता है। जैसे कि जो सोसाइटी, लार्जर सोसाइटी, आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं ना, आपका जैसे देश है, आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपका जो आप जिस सिटी में रह रहे हैं या फिर जिस सोसाइटी से आप आते हैं, वहाँ पे लोग वैल्यूज़, बिलीव्स क्या हैं उनके, है ना? अब मान लीजिए यूपी है, बिहार है, या अलग स्टेट है, अब सबके यहाँ पे कुछ ना कुछ अंतर होता है। वैसे ही जैसे कंट्रीज में देखें तो जैसे भारत है, भारत की बात करें हम, तो यहाँ के जो वैल्यूज़ और बिलीव हैं वो अंतर आपको जो यूरोप के जो कंट्रीज होंगे उनसे अलग मिलेंगे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं कि जो मैक्रो सिस्टम होता है, मैक्रो सिस्टम में जो व्यक्ति होता है, वो सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती हैं, मूल्य जिसे कहते हैं ना, बिलीव्स जो होते हैं, वो किस प्रकार के हैं, वो व्यक्ति के जो इंडिविजुअल है उसकी लाइफ पे बहुत असर डालते हैं। अब कहीं पे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने कुछ बेसिक लॉज बनाए हैं, ठीक है। सोसाइटी है, वो अपने कुछ रूल रेगुलेशंस बनाते हैं जिसको हम वैल्यूज़ कहते हैं, कल्चर कहते हैं, है ना। देखिए, अब दोनों में अंतर है, एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। जैसे इनफॉर्मल में हम देखेंगे वैल्यूज़ और बिलीव जो कल्चर होता है, ये हमें कहीं रिटन फॉर्म में नहीं दिया जाता है, लेकिन हमें पता है कि हमारी सोसाइटी जो है, या हम बात करें भारतीय समाज का जो संस्कृति है, जो कल्चर है सोसाइटी की, वो रिटन में नहीं है, लिखित में नहीं है, लेकिन हम उसको मानते हैं, हम वो सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप मंदिर में जाते हो, या किसी भी जो आपका प्रेयर वाला जो प्लेस हो, आप मस्जिद जा रहे हो, या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या, आप वहाँ के रिचुअल्स आपको पता है क्या फॉलो करना है, आप उसको करोगे, आप क्योंकि आप जानते हो कि वही चीज़ आपको करनी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप सोसाइटी के खिलाफ में बिहेव करोगे, जो कि सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो आपको पता है कि आपको वैसे ही बिहेव करना है। ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ बनाया है, तो उसको आपको फॉलो करना ही करना है। आप नहीं करोगे तो आपको पता है कि उसके लिए आपको उसके जो तोड़ने पे आपको जो सज़ा मिल सकती है, आपको पता है कि ये अगर कुछ गलत है हम करेंगे तो हमारा उसी प्रकार से चीज़ें होंगी। अब गवर्नमेंट कोई मान लीजिए एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए कोई प्रोग्राम लाती है, ठीक है, एनईपी ही लाई है, नेशनल पॉलिसी, जो एजुकेशन पॉलिसी है आपका एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब उसमें क्या किया गया है, अब जो स्कूल स्तर है उसको बदला गया है, हायर एजुकेशन में चेंजेस किए गए हैं। छोटे बच्चों को कैसे इंटरेक्टिव वे में पढ़ाया जाए, कैसे पोएम के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू ये सारी चीज़ें सिखाई जाए, तो इससे क्या है, बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, है ना। जो पुअर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो ऐसी जगह से आते हैं जहाँ वो किसी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट जॉब में नहीं जा सकते हैं जो बच्चे, और पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, वो जो सरकारी विद्यालय हैं या स्कूल्स हैं, वहाँ पे वो चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं कि जो बच्चा है वो बेसिक चीज़ें यहाँ से भी सीखे, और वो एक अच्छा उसका डेवलपमेंट हो, उसका एजुकेशन बढ़िया हो, तो वो चीज़ें उसको यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये क्या है, ये इसका पॉजिटिव असर पड़ रहा है। तो माइक्रो सिस्टम जो होता है आपका, ओवरऑल जो एक बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं, आपके जो सोसाइटी में होती हैं, आपकी कंट्री में होती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंडिविजुअल पे, वो इस पे मैटर करता है। जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है, अब कोई सरकारी स्कूल को कैसे बेहतर बनाया जा सके, उस पर काम हो रहा है, तो अब क्या होगा, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का डेवलपमेंट होगा ना। अगर उसे सारी चीज़ें अच्छे से मिलेंगी तो वो कम्पीट कर पाएगा एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे से, तो उसके अंदर भी वो डेवलपमेंट होगा।
तो ये आपका मैक्रो सिस्टम आ जाता है। इसके बाद आपका आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसी चेंजेस, टाइम के साथ कुछ बदलाव आता है, हिस्टोरिकल पीरियड में कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जो बदलाव आता है किसी व्यक्ति के कहते हैं पर्सनालिटी या डेवलपमेंट में, वो इसमें क्रोनो सिस्टम में आपका आ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पे ऐसा होता है कि ले ऑफ कर दिया जाता है, तो ले ऑफ में जिस एम्प्लॉय की जॉब जा रही है, अब क्या होगा, उसकी जब जॉब जा रही है, जैसे कि कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने, जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने अलग अलग अपने कारण बताए थे। तो पहले जो एक व्यक्ति वेल्दी मतलब कि था, जिसके पास एक प्रॉपर उसका बेसिक नीड्स उसकी पूरी होती थी, उसका अपना एक अच्छा खासा मतलब वो अपने जीवन को अच्छे से जी रहा था, अब जॉब छूटने की वजह से उसकी सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। उसका एक तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होता है, उसकी फैमिली की कंडीशन उसकी वजह से ख़राब हो रही है, उसका जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, वो बर्बाद हो रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होगा, जो एक व्यक्ति एक हेल्दी इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप हुई थी, अब वो क्या हो गई, वो नेगेटिव तरीके से डेवलप हो रही है, क्योंकि वो स्ट्रेस और अनहेल्दी व्यक्ति बन चुका है अपनी जॉब खोने की वजह से। तो क्रोनो सिस्टम जो होता है, किसी टाइम डायमेंशन या ट्रेंड में चेंज आने के कारण ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्रोनो सिस्टम होता है। तो ये आपको 5 सिस्टम इस तरीके से है, जो कि यूरी ब्रेनर ने बताया था। ठीक है, तो सबसे नीचे जो हम देखेंगे, सबसे जो मतलब मेन आपका इंडिविजुअल होता है जो, उसके बाद आपका आता है माइक्रो सिस्टम, फिर आपका आता है मेजो सिस्टम, फिर आता है आपका जो हमने यहाँ पे यहाँ पे तीसरे सिस्टम के बारे में जो हमने बात की, एक्सो सिस्टम, उसके बाद आपका आता है मैक्रो, फिर क्रोनो सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मेजो आपका माइक्रो, 2 माइक्रो जब मिलते हैं तब बनता है। एक्सो को हमने बताया कि नेबरहुड चाइल्ड जो होगा उसका कम्युनिटी जहाँ पे वो रह रहा है। मैक्रो का मतलब हमने बताया कि कुछ बड़े लेवल की चीज़ें होंगी जिसमें शामिल होंगी, लॉज वगैरह, आगे आपके बिलीव्स, वो आपका सिस्टम हो जाएगा जो एक सोसाइटी जिस तरीके से होती है। और क्रोनो सिस्टम का मतलब भी हमने आपको डिटेल में हमें बता दिया है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, जो सिस्टम थ्योरी है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक सिस्टम थ्योरी है फैमिली सिस्टम थ्योरी, इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं गलती से अगर आता है आपको मैच लिस्ट कराने के लिए तो ध्यान रखिएगा, वो सिस्टम थ्योरी और फैमिली सिस्टम थ्योरी दोनों में अंतर है। ठीक है, अब फैमिली सिस्टम थ्योरी जो है उसको किसने दिया था, मरे बॉर्न ने। ठीक है, मरे बॉर्न ने दिया था कब, 1950s के टाइम पे। ठीक है, तो ये जो सिस्टम थ्योरी होती है, ये फैमिली सिस्टम थ्योरी के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है कि कैसे जो फैमिली होती है, फैमिली का क्या सिस्टम है, कैसे उसमें जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, और कैसे एक जो फैमिली वो सस्टेन करती है, उसके जो अलग अलग पार्ट है वो किस तरीके से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो फैमिली किस तरीके से चल रही है, बैलेंस्ड है या फिर उनका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया है। होता है ना कि फैमिली में अगर ढंग से चीज़ें नहीं हो रही होंगी, वहाँ पे फैमिली में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, उनके बीच का इंटरेक्शन नहीं है, इमोशंस जो है उसको शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो डिसबैलेंस होता है, तो फैमिली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए इन्होंने बताया था कि फैमिली जो है एक सिस्टम की तरह काम करता है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें फैमिली मेम्बर्स आते हैं, कम्युनिकेशन आता है, उनके बीच का इंट्रैक्शन, बिहेवियर, इमोशन, सबके अपने अलग अलग जो हैं वो महत्वपूर्ण रोल होते हैं। उसको करने के बाद ही जो एक फैमिली है वो बैलेंस्ड वे में, एक इक्विलिब्रियम में बैलेंस होकर चलती है। ठीक है, तो इन्होंने मरे बॉर्न ने दिया था। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मरे बॉर्न की जो थ्योरी है ये कहती है कि जो फैमिली होती है वो डायनामिक होती है, मतलब गतिशील प्रणाली है। ऐसा नहीं है कि परिवार जो है एक ही जगह पे रुका रहेगा, एक सिस्टम चला आ रहा है तो वो वैसा ही रहेगा, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता है। अब आप
अपनी ही बात करें, आप देखोगे आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका जो रहन सहन का तरीका हो, चाहे इंटरेक्ट करने का तरीका हो, चाहे उनके जो वैल्यूज़ बिलीव थे वो कैसे थे, फिर आपके पेरेंट्स में वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई, फिर अभी आप हैं, आप एकदम जो मॉडर्न सोसाइटी उसके हिसाब से आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये जो कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जो फैमिली का जो सिस्टम होता है वो एकदम रिजिड नहीं होता है, वो डायनेमिक होता है, उसमें गतिशीलता होती है, समय के साथ वो चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। और अपना जो फैमिली होता है उसका एक नेचुरल टेंडेंसी ये होता है कि वो अपना जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन जो कहते हैं हम, वो मेंटेन खुद से करता है, वो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म पे काम करता है ना। अब देखिए पहले जो था, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो जो आपका जो घर का मुखिया होता था वो अधिकतर आप देखो मेल होते थे और सारे डिसीजन वही लेते थे। लेकिन अभी सोसाइटी में चीज़ें थोड़ी चेंज हुई हैं। हाँ, डिसीजन अभी भी मुखिया वही हैं, बट अब जो है कि अगर घर के महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जॉब हो चाहे डिसीजन मेकिंग हो, उसमें थोड़ा चेंजेस आए हैं अभी पहले से, है ना। चीज़ें बदली हैं, लोगों के बिलीव में थोड़ा चेंज आया है और वो बैलेंस्ड वे में, क्योंकि सबको पता है कि सोसाइटी जिस तरीके से डेवलप हो रही है, अगर फैमिली उस तरीके से खुद को डेवलप नहीं करेगी तो वो कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन होगा ही होगा, है ना। उनको साथ में लेके चलना ही है, तो एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलता है ना। मेंटेनेंस, लोग आपस में चीज़ों को मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक स्ट्रेस भी ज़रूरी होता है कि लोग अपना मनमाना जो है वो कुछ भी ना करें, तो एक रूल रेगुलेशंस के साथ में कुछ कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फैमिली जो है आपकी वो मेंटेन करती है खुद को, ठीक है। ये अपने आप चलने वाला एक इक्विलिब्रियम, एक मैकेनिज्म होता है जो इक्विलिब्रियम को अपना जो संतुलन है उसको बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट है फैमिली सिस्टम में, थ्योरी में, जैसे इंटरडिपेंडेंस। हमें पता है कि फैमिली के जो पर्सन, ईच पर्सन जो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। आपके पेरेंट्स आपस में, आपसे, बच्चों से, जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, सब लोग क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, ये हमें पता है। अगर आपके फैमिली में किसी में भी थोड़ा सा भी मनमुटाव होता है तो इमोशनल सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो ही जाती हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन, मतलब आप किस तरीके से संचार कर रहे हैं। फैमिली में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फैमिली टूट जाएगी, ये जाहिर सी बात है। अगर आप देखो अभी के टाइम में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइम में अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, जो आप देख रहे हो, लोग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बिजी हैं और फैमिली में कम्युनिकेशन कम, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स फैमिली मेम्बर्स से ना शेयर करके बाहरी लोगों से करते हैं या सोशल मीडिया वगैरह पे इसको डालते हैं, देखते हैं। तो क्या है, ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर कहीं पे किसी फैमिली में हेल्दी कम्युनिकेशन होता है तो वो फैमिली सस्टेन करती है और अच्छे से चलती है, ठीक है। ये सिर्फ बच्चों या पेरेंट्स की बात नहीं होती है, सिबलिंग्स हैं या हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में भी बहुत सारे जो डाइवोर्स के केसेस होते हैं कम्युनिकेशन की कमी के कारण ही होते हैं। तो फैमिली में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये हमें समझना ज़रूरी है, और ये सिस्टम इसकी बात रखता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होता है कुछ बाउंड्रीज होती हैं, फैमिली जो होती हैं उनके कुछ इनविजिबल लाइंस होती हैं, मतलब कुछ रूल रेगुलेशंस बने होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फिर इसके बाद आपका आता है हायरार्की। हायरार्की आपको पता है, आपके जो पेरेंट्स होंगे उनकी जो बातें हैं, डिसीजंस हैं, उनको ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। उसमें भी जो घर के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं फैमिली के, उनकी बातों को ध्यान में रखा जाता है, अथॉरिटी होती है उनके पास, है ना। और ऐसा ज़रूरी भी है, अगर सब लोग बिना किसी अथॉरिटी के सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएंगी डिसीजंस लेने में और बाकी चीज़ों में, ठीक है। फिर आपका आता है एडेप्टेशन, अनुकूलन जिसे कहते हैं। हर फैमिली में ये चीज़ होती है कि जो समय के साथ बदलाव हो रहा है वो उस चीज़ को एडजस्ट करे, अडॉप्ट करे, है ना, न्यू सिचुएशंस को। तो ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, की कॉन्सेप्ट है फैमिली के लिए, ठीक है। चलिए अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक भी है, सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा की, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं थ्योरीज को साथ में लेके चल रही हूँ ताकि आपका एक
रिवीजन भी हो जाए और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी है जिसको अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा जो थे उन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है, उन्होंने एक बच्चे का मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे लिया कि जो भी व्यक्ति कहे या छोटा बच्चा है वो क्या करता है, वो चीज़ों को कैसे सीखता है। एक व्यक्ति जो होता है वो नई चीज़ों को कैसे सीखता है, जब वो देखता है किसी चीज़ को, कोई घटना घटित हो रही है ना, कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो वो उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करके वो फिर क्या करता है, उसको इमिटिएट करता है, नकल करने की कोशिश करता है। तो इनका मानना था कि जो सोशल लर्निंग होती है, मतलब जो सामाजिक जो व्यक्ति चीज़ों को सीख रहा है ना, वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है आपका ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन पे। एक छोटा बच्चा भी है, वो देखता है वो कैसे चीज़ों को सीखता है, वो अपने फैमिली में देखता है चीज़ों को, अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिसको किस तरीके से अप्रिसिएट किया जा रहा है, तो वो काम क्यों कर रहे हैं, तो वो उसको कॉपी करता है खुद से। कोई देख रहा है कि हाँ पेरेंट्स आपस में अच्छे से बात करें तो वो बच्चा भी वैसे ही बात करेगा। वो देखेगा कि लोग मोबाइल यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो बच्चा भी कोशिश करेगा ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने का, देखने का कि क्या है ऐसी चीज़। मतलब वो क्यूरियोसिटी होती है तो वो उसको ऑब्जर्व करता है, फिर उसको देख के वो नकल करने की कोशिश करता है। कुल मिला के यही चीज़ है, ठीक है। तो इमिटेशन थ्योरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो इनका कहना था कि पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड इमिटेटिंग देयर बिहेवियर। मतलब लोग दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, उनका अवलोकन करते हैं, फिर उसकी नकल करके जो है व्यवहार को सीखते हैं, ठीक है। इसलिए इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि ये जो प्रोसेस होता है, ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का प्रोसेस, ये 4 जो इसके स्टेप होते हैं उसमें होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने देखा और नकल किया हो गया, देखिए उसका उसका प्रोसेस है। जैसे पहला अटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में आपको ध्यान देना लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप समझिएगा जैसे भी है, ठीक है। तो अटेंशन जो होता है उसमें क्या होता है, अब मान लीजिए ये वीडियो आप अभी देख रहे हो, ठीक है। आपने मास्टर ऑफ सोशल वर्क चैनल ओपन किया, आपने ये वीडियो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं ये चीज़ें जो आपको बता रही हूँ आप इसको देख रहे हो, ठीक है। एक बात होगी कि आप वीडियो देख रहे हो, दूसरी बात ये हो जाती है कि जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ आप उसको ध्यान दे के सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। तो वीडियो देखना और समझना दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे जो सीखने की प्रक्रिया होती है, लर्निंग की जो प्रोसेस, लर्निंग का प्रोसेस होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसमें क्या होता है कि अटेंशन इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अटेंशन होता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप क्या करोगे, अटेंशन दोगे, पे अटेंशन, ठीक। दूसरी चीज़ होती है रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है, जब आपने इसको देखा, ठीक है, अब क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि ये चीज़ आप इसको रिमेंबर करो, वापस से याद करने की कोशिश करोगे। जब आपके पास सामने मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको आप वापस से याद करने की कोशिश करोगे कि याद आ जाए कि हाँ मैम ने क्या पढ़ाया था, उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ाई थी, अच्छा, फिर आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे याद आपको ये चीज़ें कब आती हैं, आप इसको कब याद करते हो, जब ये जो अटेंशन आपने दिया और इसको आपने अपने सेंस में इनकोड कर लिया, ठीक है। आपको वो चीज़ समझ में आ गई कि क्या है ना। आपने अगर इसका एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, आप जाते हो कार चलाना सीखने, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको कार चलाना नहीं आती है, तो जो आपका सिखाने वाला होगा वो जो चीज़ें बता रहा होगा आप उस पर अटेंशन दोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई ब्रेक कहाँ पे है ना, स्टीयरिंग कहाँ पे है, किस तरीके से आप हॉर्न बजा सकते हो, क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, जब आप उस पर अटेंशन दोगे, ठीक। दूसरी चीज़, जब आपको कहा जाएगा कि भाई अब आपको इसको करना है, तो आप, ऐसा तो नहीं है कि आपने देखा और सीख लिया। अब क्या करोगे, आपने देखा होगा कि हाँ ठीक है, उसने सबसे पहले की को घुमाया, फिर उसके बाद स्टार्ट करने के लिए क्या किया, फिर उसका क्या बाकी चीज़ें थी, है ना। अब ये समझने के लिए आपने चीज़ें सीख ली, ठीक है, कि कैसे स्टीयरिंग को कहाँ घुमाना, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ गई। तो ये आपका रिटेंशन हो गया, आपने चीज़ों को अटेंशन दिया था और रिटेंशन किया, आपको समझ में आ गया कि हाँ ब्रेक लगाने से कब गाड़ी रुकेगी, कैसे मिरर में आपको चीज़ों को देखना, ये सब चीज़ें आप याद करके आप
करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रिटेंशन दे रहे हो, यानी आपके सेंस में वो चीज़ आ गई है, आपको समझ आ गई है कि आपको क्या करना है। तो ये आपके लिए सेंस के लिए रहेगी, तभी तो आप इस पे ध्यान दोगे। कोई चीज़ आप बिना समझे आप उसको कर नहीं सकते हो। तो ये आपका आ जाता है कि जब आप इनकोड कर लेते हो रिटेंशन, मतलब आप रिमेंबर कर पा रहे हो वो चीज़ें। अभी मान लो क्वेश्चन आपको आ गया अल्बर्ट बंडूरा पे, तो आपने यहाँ पे ध्यान देके पढ़ा था और आप रिटेंशन आपने याद करने की कोशिश की, आपको याद आ गया, ठीक है। फिर आता है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब आप सेम बिहेवियर मतलब जो भी चीज़ें आपने देखी, सीखी, याद की, और उसी व्यवहार को जब आप दोबारा से अपने व्यवहार में लाते हो, वही व्यवहार आप करते हो, तो ये आपका होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके लिए आपको वो स्किल्स, एबिलिटीज़ जो है वो सीखनी पड़ेंगी। गाड़ी चलाना सीखना है तो आपने अटेंशन दिया, चीज़ों को याद किया, अब आप उस चीज़ को करने जा रहे हो, तो आपको कैसे ही आएगा? जब आपने प्रैक्टिस की होगी, है ना, आपके पास वो स्किल होगा, आपको मालूम होगा चीज़ें, तो आप ये रिप्रोडक्शन आपका आ जाता है। आपने क्वेश्चन पे आपने जो यहाँ से पढ़ा, फिर चीज़ों को रिमेंबर किया, और फिर यहाँ पे आप नेट के एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हो और आप वहाँ पे चीज़ों को समझ रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? वो उसको सॉल्व कर लोगे, आप उस क्वेश्चन को, आपके पास उसके बारे में नॉलेज है, स्किल है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जब किसी बिहेवियर को करने के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, तब आप वो व्यवहार क्या करोगे? दोबारा से करोगे। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कोई बच्चा है, उसने कोई ऐसा काम किया जिसपे उसको तारीफ मिल रही है, तो वो क्या करेगा? वो काम वो बार बार करना चाहेगा, क्योंकि जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनका ये नेचर है कि उनको अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड अच्छा लगता है, तो वो इस चीज़ को रीइंफोर्स करेगा, ठीक है। वो दोबारा से इस व्यवहार को करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो बिहेवियर में आएगा, वो सेम चीज़ को रिपीट करेगा रिवॉर्ड के कारण। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पे नहीं होती ना, यहाँ पे अगर कोई व्यवहार बच्चे ने किया और उसको डिस्करेज किया जा रहा है, उसको पनिश किया जा रहा है ना, उसकी बुराई की जा रही है उस चीज़ पे, तो वो बच्चा वो काम नहीं करेगा। तो इनका मतलब ये एग्जाम्पल के मैंने आपको समझाया। इन्होंने मेन कहा कि सोशल लर्निंग यही है, कोई भी व्यवहार व्यक्ति कब सीखेगा? जब वो किसी चीज़ को अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट के थ्रू काम करेगा, तो ठीक है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब इसका निमोनिक्स क्या, आप भूलो ना, A3R, ठीक है। 3R का मतलब आप समझ रहे हो, A3R, ठीक है, या ARQ, आप जैसे आपको समझ में आए। A3R से आपको समझ में आता है तो आप A3R से रखिए। A का मतलब आपका अटेंशन हो जाएगा, और 3R में इसमें क्या है? आपका रिटेंशन, ठीक है, और आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब हमने क्या कहा था कि सेम बिहेवियर को रिप्रोड्यूस कर रहे हो आप, है ना, सेम बिहेवियर को आप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक। और आपका चौथा मतलब तीसरा आर जो हो जाएगा रीइंफोर्समेंट, आप उस व्यवहार को करने के लिए अब आप रीइंफोर्स हो रहे हो, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका A3R, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ को मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर A3R रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं बोला गया है जिसको आपको समझने में दिक्कत ना हो, तो ट्राई करिएगा कि ऐसे ही याद रखिए, ठीक। अच्छा, इन्होंने एक इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसको हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ये इन्होंने 1961 में किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि एक रूम में एक बच्चे को रखा गया था, और वहाँ पे एक टेलीविज़न रखा गया था, ठीक है। टेलीविज़न रखा गया था, एक बच्चा था, और उसके साथ एक बोबो डॉल रखी गई थी, आप इस इमेज में देख पा रहे हो। तो इसमें क्या हुआ कि जो टेलीविज़न था उस पे एक वीडियो चलाया गया, जिसमें एक एडल्ट था जो जो वैसी ही डॉल उसके पास थी, वो उसको बुरी तरह मार रहा था, अब्यूज़ कर रहा था, है ना, उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस बच्चे ने ये वीडियो देखा था, उस बच्चे ने वैसा ही व्यवहार दोहराया, है ना, वो भी वायलेंट तरीके से उस डॉल के साथ बिहेव कर रहा था। और वहीं जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी थी, वो उसके मुकाबले वैसा जो वायलेंस का व्यवहार है वो उसके मुकाबले बहुत मतलब कि ना के बराबर था। यानी जो बच्चा जिस तरीके की चीज़ें देख रहा था वो उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, उसको लगता था यही इस तरीके से करना चाहिए। तो इन्होंने इस तरीके से प्रूव करने की कोशिश की थी अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये इनकी थ्योरी थी, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत इसको
बोला जाता है, ठीक है। और लर्निंग का मतलब अधिगम, ठीक। चलिए अब एक बात कर लेते हैं हम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की, जो कि एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई थी, है ना। इसे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है, कि जो मनुष्य है उसका विकास किस तरीके से होता है, ठीक है। उसका मतलब उन्होंने 8 स्टेजेस बताए थे कि इसके 8 जो फेज होते हैं उसके हिसाब से ही डेवलपमेंट होता है। और व्यक्ति का जो होता है हर स्टेज में अपना कुछ कहते हैं क्राइसिस या कन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि व्यक्ति उस समय पे फील करता है, कोई संकट या संघर्ष हर स्टेज पे अपना अपना होता है। अगर वो स्टेज पे उसने उस कन्फ्लिक्ट को अच्छे से मैनेज कर लिया या उसको हैंडल कर लिया तो उसकी जो एक पर्सनालिटी होगी वो पॉजिटिव तरीके से डेवलप होती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ उसकी पर्सनालिटी में एक समस्या रहती है, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट में उसकी समस्या आती है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया था। अब देखिए इन्होंने 6 यहाँ पे 8 स्टेजेस बताए थे जो कि यहाँ पे दिया गया है टोटल स्टेजेस। इसमें क्या क्राइसिस होते हैं, क्या कन्फ्लिक्ट हो सकता है, बेसिक वर्च्यू क्या होगा और एज क्या होगा, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है हमारे वीडियोस में, आप जाके वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, बट इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं क्या है ये, ठीक है। तो इसमें एक है आपका ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, जिसमें ये पहला स्टेज होता है। ये कब होता है आपका इन्फेंसी से 1 ईयर, मतलब इन्फेंसी होता है ये स्टेज का नाम। इसमें 0 to 1 ईयर होता है। 0 to 1 ईयर मतलब बच्चा जब जन्म ले रहा है उसके 1 साल तक, ठीक। तो इसमें क्या होता है बच्चे में जो होता है होप होती है, आशा होती है। तो इसमें क्या इसका क्या कन्फ्लिक्ट होता है बच्चे में कि जो उसकी केयर टेकर है या उसकी जो फैमिली है, माँ है या उसका फादर है बच्चे का, वो उसकी केयर जब उसको ज़रूरत है क्या वो उस चीज़ को उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि उस बच्चे को सही टाइम पे सही केयर मिलता है तो उसका जो होगा उसके अंदर जो डेवलप होगा वो होता है होप डेवलप होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर एक निराशा उत्पन्न होती है ना। इसीलिए इसको ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट कहा जाता है इस स्टेज को, ठीक है, क्राइसिस को। फिर स्टेज 2 होता है, उसमें आपका आता है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इसमें क्या होता है एक बच्चा जो अब 1 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है, ये 3 साल तक रहता है। इसमें क्या होता है बच्चा जो होता है वो अपनी चीज़ों पर कह सकते हैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है, अपना जो उसका इन्वायरमेंट है उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है ना। तो ये चीज़ इसमें होती है और वो खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करता है। और अगर कर लेता है तो उसे खुशी होती है कि मैंने कर लिया। तो उसके अंदर क्या वो जब उसके अंदर ऑटोनॉमी वाली चीज़ फील होती है तो उसके अंदर विल जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। और नहीं कर पाता है तो सेम और डाउट होता है, फिर उसकी पर्सनालिटी में वो चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है, कि वो थोड़ा सा मतलब लो कॉन्फिडेंस फील करता रहेगा, वैसे टाइप का बच्चा वो डेवलप हो जाएगा। इंट्रोवर्ट थोड़ा सा हो सकता है हो जाए, है ना। इसी तरीके से आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, ठीक है। इसमें बच्चे नए चैलेंजेस करने की कोशिश करते हैं अपने लिए, खुद से इनिशिएट करते हैं एक्टिविटीज़ को। इसमें पर्पस इनका होता है, उनको पर्पस डेवलप होता है, उद्देश्य इनका डेवलप होता है। ये आपका लेटर देखिए इसका ये भी आप याद रखिएगा, स्टेजेस डायरेक्ट ऐसे दे सकता है नाम के साथ, ठीक है। तो लेटर चाइल्डहुड कहते हैं 3 से 6 साल का जो समय होता है उसमें होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी, जिसमें बच्चा अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करता है। जो स्कूल है वहाँ पे वो कोशिश करता है कि अपने आप को कम्पीट कर सके, है ना। अगर वो वैसा कर लेता है तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी आती है, लेकिन अगर उसमें वो फेल हो जाए तो इन्फीरियरिटी उसके अंदर डेवलप होगी, है ना, अपने आप को लेकर। इसको स्कूल एज भी कहते हैं, ठीक है। चौथा ये आपका स्टेज है 6 से 12 वर्ष। स्कूल वाले बच्चों को आप देखिएगा 6 से 12 वर्ष वाले, देखिए ये सारी चीज़ें ना आप अपने घर में भी देख सकते हो या आपके आस पड़ोस में बच्चे होंगे, आपको उनके बिहेवियर में ये चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है, समझने के लिए आप देख सकते हो। फिर आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, अब देखिए 12 से 18 वर्ष। अब इसमें लोग क्या कहते हैं कि आप बड़े हो गए हो, है ना। पेरेंट्स कभी कहते हैं आप बड़े हो गए हो, कभी कहते हैं कि अभी आप छोटे हो, आप डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ रहती है, उनको अपनी आइडेंटिटी को लेकर कन्फ्यूजन रहती है कि हम भाई किस स्टेज में हैं। इस तरीके से समझने के लिए आप समझ सकते हो, इसको एडोलसेंस स्टेज कहते हैं, 12 से 18 साल। आप लोग भी इस स्टेज से गुजरे होगे तो आप इसको समझ पा रहे होगे, है ना। फिर आता है आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें जो क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं, है ना, आपका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो डेवलप होता है इसमें। और बेसिक वर्च्यू जो होता है लव, ठीक है। अगर सारी चीज़ें आपकी अच्छी रही,
आपका रिलेशनशिप अच्छा रहा, फैमिली की तरफ से आपको जो लव केयर जो मिलना चाहिए अपने आस मतलब जो आपके सराउंडिंग्स में रहते हैं, जो आपके अपने हैं, तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर लव डेवलप होगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आइसोलेशन, कटे रहना, आप देखते हो बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ हो जाती है डेवलप। ठीक है, इसको यंग एडल्टहुड कहते हैं। 18 से 40 साल का जो आपका होता है, ये कॉलेज से आपका जो आपका जॉब वाला फेज है, आप देखोगे यंग एडल्टहुड में आपको देखने को मिलता है। फिर आपका जेनरेटिविटी वर्सेज स्टेगनेंस जो है आपका ये आता है। इसमें अगर आप जो व्यक्ति होता है 40 से 65 वर्ष का, एडल्टहुड जिसको बोलते हैं, उसमें वो अपनी कंट्रीब्यूशन को देखता है कि मैंने इस सोसाइटी के लिए क्या किया, इस दुनिया के लिए क्या किया, मैंने अपने जॉब में रहते हुए क्या चीज़ें की, लोगों के लिए क्या भला किया, है ना। वो चीज़ें वो देखता है, और फ्यूचर किस तरीके से चीज़ें हैं उनके लिए मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ें देखता है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी रही तो उसके अंदर केयर जो है वो डेवलप होता है, वरना इसके अलावा उसके अंदर जड़ता आ जाती है। मतलब वो चीज़ों को लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, मैंने क्या कर लिया सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या किया, ऐसे टाइप की चीज़ें आने लगती हैं। फिर आता है आपका इंटीग्रिटी वर्सेस डिसपेयर। ये जो होता है विजडम वाला स्टेट होता है। इसमें आपका लेट अडल्टहुड कहते हैं 65 से ऊपर वाला जो एज है। ठीक है, इसमें इंसान अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और अपनी ज़िंदगी का मीनिंग फाइंड करता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैंने क्या किया है। अगर उसे फील होता है कि वो कंटेंट फील करता है कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में जो किया अच्छा किया, तो वो चीज़ें उसके लिए पॉजिटिव वे में रहती हैं, विजडम उसको मिलता है। और अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको वो लॉस्ट फील करता है, डिसपेयर टाइप। ठीक है, तो ये 8 स्टेजेस हैं, इसको आप समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और इसको याद कर लेना इम्पॉर्टेंट है, ये एरिक एरिक्सन का है ना। ये स्टेजेस कई बार दे देता है, बेसिक वर्च्यू पूछ हो सकता है ना कि इनको ये आपको यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ये स्टेजेस क्राइसिस दे दे और एज दे दे। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि कभी इन दोनों का कुछ बना के आपको दे दे मैच लिस्ट कराने को, है ना। जो किसी के साथ जो करेक्ट पेयर है वो पूछ दे, या एज के साथ इसका पूछ ले कि कौन से एज में आता है, कौन सा एज कौन से क्राइसिस इंटरवेंशन में आता है। तो ये कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक, चलिए अब कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चंस भी। ठीक है, हमने 2-3 थ्योरी पढ़ ली है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्टली मैच्ड आपको बताना है कि इसमें से कौन सी थ्योरी जो है उसके जो प्रोपोनेंट हैं उसमें सही है। ठीक है, सुमेलित है, पूछा गया है करेक्ट। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो देखिए इसमें जो है आपका बॉली और अटैचमेंट थ्योरी जो है ये मैच कर रही है, और इसके अलावा बंडूरा अभी हमने पढ़ा सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अच्छा हमने अभी पढ़ा था कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है, अभी हमने पढ़ा था एरिक एरिक्सन की है। ठीक है, और पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए अब आपको पता चला ए एंड डी जो है राइट आंसर। ये आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन में है ए एंड डी। ठीक है, ये राइट है। ठीक है, अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो थ्योरी दी गई है बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, अभी कुछ थ्योरी हमने नहीं भी पढ़ी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ लेंगे। अभी चलिए देख लेते हैं कौन सी इसमें से राइट ऑप्शन होगी। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की अभी हमने सोशल लर्निंग थ्योरी में तो बात की नहीं। अब देखिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। अब इसी में से आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग में आएगा। ये थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, अभी के लिए ये होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग इसको खुद से आंसर आपको आ गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी थ्योरी गिवन बाय फ्रॉयड। अब फ्रॉयड ने इसमें से कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो उन्होंने थ्योरी जो दी थी वो आपकी कौन सी थी, तो ये थी आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी। देखिए बाकी जो थ्योरी आपको पता है कि ये तो नहीं है। साइको सोशल थ्योरी अभी आपने देखा, सोशल लर्निंग थ्योरी भी देखा। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी को हमको देखना है, तो ये आपका यहाँ पे साइको एनालिटिकल थ्योरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर यही है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, साइकोडायनेमिक थ्योरी जो ये साइकोलॉजी का एक अप्रोच है, साइकोडायनेमिक थ्योरी, इसको
अनकॉन्शियस जो ड्राइव्स है उस पे ये बेस्ड है ना, कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, कैसे व्यक्ति बिहेव करता है, क्या चीज़ें होती हैं। इसको जुंग जो थे कार्ल जुंग, अल्फ्रेड एल्डर और एरिक एरिक्सन, इन्होंने डेवलप किया था बाद में। सबसे पहले इसका जो ओरिजिन है कहते हैं, जो मतलब इसको मूल जो है शोध इसका, वो जो फ्रायड थे उन्होंने दिया था। सिगमंड फ्रायड का नाम आपने जानते ही होंगे, ठीक है। तो इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा था कि कैसे, इन्होंने बताया था कि कैसे अचेतन मन जो होता है, अनकॉन्शियस माइंड, उसमें किस तरीके से जो व्यक्ति के जो इमोशंस होते हैं, मेमोरीज होती है, वो कैसे छुपी होती हैं, और कैसे वो बाद में बिहेवियर में जो व्यक्ति है उसके दिखती हैं, कैसे वो व्यक्ति के बिहेवियर को, उसकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। इसमें इन्होंने देखिए 3 चीज़ें बताई थी, ईड, ईगो, सुपर ईगो। यहाँ पे आप देख रहे हो, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड को इन्होंने डिफाइन किया था, ईड कहते थे ये कि एक छोटे बच्चे के जैसा होता है, ठीक है। छोटे का बच्चे का जैसा है, जैसे मान लीजिए कोई आपके घर पे मेहमान आता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके घर पे मेहमान आता है, तो उसमें जो देखते हो आप, छोटे बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं, अगर कुछ खाने की चीज़ दी गई हो, अब उसे पसंद है, जो चीज़ उसे, कोई स्वीट पसंद है, चॉकलेट पसंद है, या कुछ भी पसंद है, अब वो देख रहा है कि मेहमान को वो प्रेजेंट किया गया है। अब क्या है, वो बच्चा कहेगा कि मुझे ये चाहिए। अब यहाँ पे वो उसके लिए जिद करेगा, ठीक है। तो ये एक बच्चे के जैसा हो गया, ठीक। ईड जो है, ईड यही कहता है कि आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे अभी चाहिए ये, ठीक है। इसका ये सोच होता है, मतलब ईड का जो विशेषता है, जो डिफाइन किया था सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए कोई दादाजी हैं या दादी हैं, वो कह रहे हैं नहीं, आप इसे अभी नहीं ले सकते हो, ये गलत बात है, ये आपके लिए नहीं है, ये मेहमानों के लिए है, ठीक है। अब वो वहाँ पे सुपर ईगो हो गया, कि मतलब वो डायरेक्ट मना कर रहा है कि ये गलत बात है, तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे मेहमानों के सामने ऐसे करते हो। उन्होंने सुना दिया बच्चे को, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीच में पेरेंट होंगे, मम्मी पापा जो भी होंगे, वो बच्चे को क्या कहेंगे, वो उन लोग के बीच में बैलेंस करेंगे, है ना। वो कहेंगे देखो अभी, बच्चे को समझाएंगे कि अभी नहीं लेना है ये, अभी आपके मेहमान जो है हमारे चले जाएंगे, तो मैं आपको अलग से दूंगी, इससे अच्छा वाला दूंगी या फिर यही वाला दूंगी, आप अभी परेशान मत हो। मेहमान, उनके सामने हमें थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, है ना। वो समझाएंगे, और जो दादाजी या दादी होंगे उनको भी समझाएंगे कि छोटा बच्चा है, हो जाता है, उसको उसका पसंदीदा खाना है भाई, सामने पड़ा हुआ है, उसको नहीं रहा गया, आप थोड़ा सा शांत रहिए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे ईगो जो है वो बैलेंस कर रहा है ईड और सुपर ईगो के बीच में, क्योंकि उसको पता है कि देखिए बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए जिद करना भी सही नहीं है ना, और बहुत ज़्यादा एकदम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से भी उस पर नहीं चला जा सकता है। तो वो बीच का रास्ता निकालता है, इन दोनों को बैलेंस करने का काम करता है, यही हमारा ईगो होता है, ये जो इन्होंने बताया पर्सनालिटी में। और इसी तरीके से इन्होंने साइकोडायनेमिक थ्योरी को डिफाइन किया था। अब जिसका ये बैलेंस बना होता है दोनों चीज़ के बीच में, उसकी पर्सनालिटी उसी तरीके से डेवलप होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था, ठीक। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे फील्ड थ्योरी है, एक्सचेंज थ्योरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। अब यहाँ पे आपको मैच कराना है, ठीक है। देखिए कुछ थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ा है, कुछ के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कर्ट लेविन ने क्या थ्योरी दी थी? कर्ट लेविन ने दिया था आपका फील्ड थ्योरी, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी किसने दी थी? आपका जो आपका जॉर्ज होमन्स है, ठीक है। इसके बाद आपका साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? एरिक एरिक्सन। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है लेविस कोज, ठीक है। अब ये ऑप्शन हम देख लेते कहाँ पे है हमारा। फील्ड थ्योरी फर्स्ट का आपका, सेकंड कहाँ पे है? फर्स्ट का सेकंड, ये आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। बहुत देखिए तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, तो आराम से ये सॉल्व हो गया आपका। ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे दिया भी गया है, हमने जो लगाया था ना सेम, यहाँ देखिए है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो फ्रायड ने डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्टेजेस बताए थे वो, ठीक है। देखिए इससे घबराइएगा मत कि क्वेश्चन से सॉल्व हो रहे हैं, थीरीज नहीं। ये थीरीज आप पढ़ भी सकते हो, ऑलरेडी वीडियोस हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे स्टेजेस आपको बताने हैं कि ये फ्राइड द्वारा दिए गए थे, सीक्वेंस में देने हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए अब मान लीजिए किसी को शुरुआती जो स्टेजेस है वो याद है, ओरल, एनल, तो यहाँ पे तो आपको 3 ऑप्शंस में दिया है, आप तुरंत नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो आपका सही है। अब इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आपका आता है जेनिटल, ठीक है, जेनिटल, जिसको फेलिक स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है लेटेंसी, फिर एडोलसेंस। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। इसको देख लेते हैं, थर्ड है ना, ये हमारा थर्ड राइट ऑप्शन है। चलिए अब ये आ गया। अभी देखिए हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको बताना है कि किस तरीके से, जो एरिक एरिक्सन ने दिया था कि किस तरीके से जो बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट जब होता है वो कौन सा एज होता है, क्या होता है। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप आराम से कर लोगे। अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट, फाइंड द करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। अब ये इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको अपने हिसाब से बताना होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एडोलसेंस दिया है, या यंग एडल्टहुड दिया है, आपका स्कूल एज है, प्ले एज है। अब यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के अब आपको टिक करना होगा। तो देखिए प्ले स्टेज आपका इनिशिएट वर्सेस गिल्ट होता है, बच्चे इस टाइम कोशिश करते हैं, ठीक है। स्कूल एज भी सही है आपका, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो एडोलसेंस है, यहाँ ऑटोनॉमी वर्सेस सेम जो दिया गया है ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। और यंग एडल्टहुड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये सही है। इसको देखने के लिए आप रेफर कर सकते हैं हमारा जो अभी हमने जो डिस्कस किया 8 स्टेजेस, वो, ठीक है। यहाँ पे आपका जो होगा आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेज जो है आपका, अब ये कौन सा होगा? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इसको आप मुझे बताइए खुद से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसको बता दीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है देखते हैं, 1, 2 एंड 4, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ ग्रुप वर्क मॉडल विच इज़ बेस्ड ऑन एरिक्सन्स ईगो साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज। अब देखिए ग्रुप का जो ये मॉडल है ग्रुप वर्क का, वो कौन सा है इसमें? तो जो आपका डेवलपमेंटल मॉडल होता है वो एरिक्सन की ईगो साइकोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मैच लिस्ट कराना है, ये प्रैक्टिस थीरीज है, उसका फोकस इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल फंक्शनिंग दिया गया, ठीक है। जैसे साइकोडायनेमिक थियरी है, बिहेवियरल थियरी है, पर्सन सेंटर्ड है, कॉग्निटिव बिहेवियर है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए हिंदी वालों को भी हमने रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए हिंदी लर्नर्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो साइकोडायनेमिक थियरी है ये किसे डिस्क्राइब करती है? तो साइकोडायनेमिक थियरी क्या कहती है? हेल्पिंग इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड बेटर देयर इनर थॉट्स एंड कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स। मतलब साइकोडायनेमिक क्या है? यहाँ पे हमने ये बात की थी ना अभी ईड ईगो सुपर ईगो के बारे में। तो जो व्यक्ति अंदर में अपने सोच, उसकी जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको समझने के लिए वो क्या करता है, वहाँ पे कौन डिस्क्राइब करता है? ये साइकोडायनेमिक थियरी, ठीक है। फिर आपका आता है बिहेवियरल थ्योरी। अब ये व्यक्ति के नए बिहेवियर को समझने, नए बिहेवियर को लर्न करने के लिए उसकी जो पुरानी चीज़ें हैं या कुछ उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कैसे ख़त्म किया जा सके, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो है उसके डेवलपमेंट या लर्निंग्स में जो उसकी समस्या आ रही है, बिहेवियरल थ्योरी इसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। फिर आपका आता है पर्सन सेंटर्ड थ्योरी। पर्सन सेंटर्ड थ्योरी जो होता है ये क्या करता है, ये जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है या फीलिंग्स है, सेल्फ वर्थ है, उसको ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन सेंटर्ड है, आप समझ रहे हो, नाम से भी आप चीज़ों को समझ जाओगे कि मतलब ये खुद के जो व्यक्ति के समझ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, फीलिंग्स है, सेल्फ वर्थ, उसको समझने के लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। फिर आता है आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, जो असेस करता है जो व्यक्ति है, क्लाइंट, उसकी रियलिस्टिक और पॉजिटिव वेज ऑफ परसीविंग चीज़ों को। देखिए कॉग्निशन से बात है, संज्ञानात्मक व्यवहार की बात की जा रही है। तो जो व्यक्ति का जो व्यवहार है, उसका सोचने समझने का, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो वो समझने के लिए क्लाइंट का रियलिस्टिक चीज़ों को समझे और कैसे क्या होगा, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो आपका ये है ना, असिस्टिंग क्लाइंट टू लर्न मोर रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव वेज ऑफ परसीविंग, थिंकिंग अबाउट एंड इंटरप्रेटिंग
देयर लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी आपको दिया गया है। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये आपका थर्ड हमने यहाँ पे साइकोडायनेमिक थ्योरी हमने लगाया था ना, यहाँ पे ऑप्शन ये आपको मिल जा रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है द बिहेवियरल मॉडल इज बेस्ड ऑन। अब ये किस पे, बिहेवियरल मॉडल किस पे आधारित है? व्यवहार वाला मॉडल। अब बताइए इसमें कौन सा, किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे आएगा? तो हम सीखने समझने की बात जो होती है, लर्निंग, बिहेवियर, नया सीखना, ये सब कहाँ बात कर रहे हैं? हम लर्निंग थ्योरी में कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ सीखने की बात कर रहे हैं, व्यवहार की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको बताना है, देखते हैं। सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी किसने दी है? आपके जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने दिया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग ये किसने दिया है? ये आपके ऑकबर्न है, इन्होंने दिया है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन ये आपको दिया है जो सदरलैंड थे इन्होंने, और ये तो अभी सोशल एक्सचेंज थ्योरी की हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, जॉर्ज हॉमन्स। ठीक है, कल्चरल लैग थ्योरी क्या कहते हैं विलियम ऑकबर्न, कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो जितना तेज़ी से चेंज होती है, ठीक है, उतने तेज़ी से जो कल्चर या लोगों का जो कहते हैं कि जो वैल्यूज़ है वो उतनी तेज़ी से चेंज नहीं होता, वो उसकी गति से तेज़ नहीं होता। जैसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी उसको तुरंत अपना लेगी, उसके बीच में एक टाइम पीरियड होगा, एक गैप होगा, है ना। वो जो गैप होता है नई चीज़ों को अपनाने में, समझने में, और कल्चर डिफरेंस जो होते हैं उसके कारण, कल्चर के कारण, या इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं, वो आपका ये गैप जो होता है वो कल्चरल लैग कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसको एकदम आराम से आप ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, और फिर चलते हैं, बाकी को भी हम डिस्कस ऐसे ही करेंगे, आगे चलते हैं। अभी देखिए सोशल एक्सचेंज के बारे में बार बार बात आई है, तो हम इसको जान लेते हैं कि भाई सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या है। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या है? ये सोशल इंट्रैक्शंस पे बेस्ड है। ठीक है, कि जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल व्यक्ति, ठीक है, वो अपने डिसीजन किस तरीके से लेता है, उसका मतलब डिसीजन यहाँ किस बारे में बात की जा रही है, उसके सोशल बिहेवियर के बारे में। ठीक है, उसका सामाजिक व्यवहार। ठीक, वो ऐसा डिसीजन कि उसको समाज में कैसा व्यवहार करना है, ये कैसे होगा, समाज में उसका जो व्यवहार है, सोशल इंटरेक्शन है, वो किस पे बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है, वो परसीव करता है कि कॉस्ट और बेनिफिट क्या है। ठीक है, इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए ये है ना कॉस्ट बेनिफिट, वो तौलता है। इसको समझने के लिए इस तरीके से आप रख सकते हो, वो दोनों को तौलेगा, देखेगा कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें उसको कॉस्ट कम लग रही है और बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, उसी प्रकार से वो अपना व्यवहार करेगा। जहाँ उसको लाभ ज़्यादा मिल रहा है वो उसी तरीके से व्यवहार अपना करेगा, जिस व्यवहार से उसको ज़्यादा फ़ायदा है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको जहाँ पे अप्रिसिएट किया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, वो क्या करेगा, वो व्यवहार वो करेगा, और हो सकता है उस व्यवहार को वो बार बार दोहराए। लेकिन कहीं पे अगर उसको दिख रहा होगा कि अगर कोई व्यवहार करने की वजह से उसको मतलब उसके जो कॉस्ट है, मतलब उसके व्यवहार का जो एफर्ट्स है वो करने पे उसको बेनिफिट कम है, तो वो चीज़ें नहीं करेगा वापस से, है ना। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं, और कोशिश की जाती है इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो अपने जो रिवॉर्ड है, मतलब उसका जो पुरस्कार है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, और जो कॉस्ट यानी लागत है उसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसको जिया था जॉर्ज हॉमन्स ने 1950s में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट बेनिफिट, और ये याद रखिएगा। मतलब आप ना सबकी ये चीज़ें याद रखिए, मेन चीज़ें, सोशल बिहेवियर है, कॉस्ट और बेनिफिट, ऐसे कीवर्ड आप लिख सकते हो। जैसे सोशल एक्सचेंज थ्योरी किसने दी थी? आपकी जॉर्ज हॉमन। ठीक है, और कब दी थी? 1950s में। ठीक, और किस चीज़ के बारे में बात करता है? सोशल बिहेवियर कैसा होगा, किस पे डिपेंड करता है? ये सोशल बिहेवियर का डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट बेनिफिट पे। ठीक है, और इसमें देखेगा कि उसकी कॉस्ट क्या है, कम हो, मतलब मिनिमम हो, जितने कम होगी मिनिमम, और ये आपका मैक्सिमम। इस तरीके से आप सारे जो आपके थ्योरीज पढ़ाए जाते हैं ना, उसको ऐसे ही आप इतना छोटा भी नोट्स आप बना सकते हो। अगर आपने डिटेल बनाया हुआ है तो ये रिवीजन के लिए, जब रैपिड रिवीजन करना होता है उसमें हेल्पफुल रहता है। ठीक है,
स्टिकी नोट पे लिख के लगा दो कहीं पे, आपका जो वॉल वगैरह होगा ना जहाँ पढ़ते होगे वहाँ पे, ठीक। अब देखिए की कॉन्सेप्ट हमने अभी बात की थी वही चीज़ें हैं, जैसे रिवॉर्ड हो गया कि पॉजिटिव आउटकम्स क्या है, तो ये आपका रिवॉर्ड होता है, ठीक है। अब उसी के हिसाब से आप वो व्यवहार करोगे, ठीक। कॉस्ट क्या हो गया, नेगेटिव आउटकम्स। कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपका कितने एफर्ट क्या किया आपने, अब उसको डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने कोई एफर्ट किया और उसको आप लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है वहाँ पे, आप वो बिहेवियर नहीं करोगे, ठीक है। जनरल तरीके से समझो, एकदम सामान्य तरीके से। एक्सपेक्टेशंस होती है, इंडिविजुअल बिलीव अबाउट द रिवॉर्ड एंड कॉस्ट पर्टिकुलर सोशल इंट्रैक्शन, होता है कि इस प्रकार का विशेष प्रकार का व्यवहार करने से ये चीज़ें होंगी, ठीक है। इसका ये रिवॉर्ड होगा, ये पनिशमेंट होगा। फिर आता है आपका इक्विटी, मतलब कि फेयरनेस, आप देखोगे सोशल इंट्रैक्शन का कि क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये आपको चलिए ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आज का हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जो भी थीरीज़ पढ़ाई जा रही हैं उसको आप ये चीज़ें एक सजेशन में दूंगी, ऐसे जो भी चाहे ये थीरीज़ की बात हो या आपका कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम्स हैं, मूवमेंट्स है, किसने इस्टेब्लिश किया ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं। क्योंकि आप देखो आप एक थ्योरी को देखने जाओगे तो उसमें आपको पता है कि कौन सी थ्योरी किसकी है, और यहाँ पे आप कर सकते हो ये क्वेश्चन जैसे आपने सॉल्व कर लिया। अब जॉर्ज ओमन्स ने कब थ्योरी दी थी, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, अब इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए कि किस बारे में है ये। तो इससे क्या होगा, आपके एक साथ मल्टीपल जो क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, तो कोशिश करिए ऐसे ही क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करिए। अभी तो मैंने मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि ले आऊँ, बट आप लोग भी ट्राई करिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसको सॉल्व करिए, और स्पेशली 2019 से लेकर 2019 से लेकर 2023 इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चंस आते थे ना उसमें जो था वो आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, और वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते थे। लेकिन आज अभी के जो ये आप देखोगे ना ट्रेंड जो है इस क्वेश्चन में, इसमें देखोगे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस कम होते हैं और कुछ सिचुएशन बेस्ड होते हैं या प्रैक्टिकल चीज़ों को जोड़ के वो पूछते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा ऐसे में। तो ये क्वेश्चन जो है आपका नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वो हेल्पफुल होगा आपके लिए भी और हमें भी पता चलेगा कि क्या क्वेरीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।